हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे है और संडे को द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है। तो आज के दिन अगर पूरे हफ्ते में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है, बचा रहता है, तो आज के दिन हम उसको कवर करते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं शहरी बाढ़ के बारे में। जैसे आप सभी ने अभी हाल ही में देखा था कि दिल्ली में क्या हालत बनी थी, बाढ़ की वजह से कितनी खस्ता हालत हो गई थी दिल्ली की। इसी तरीके से बेंगलोर है, इस तरीके के बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी हुई है। तो उसी के बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि शहरी बाढ़ क्या है, उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी पहल की गई, सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। और यहाँ पे एक इमेज के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि शहरी बाढ़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष कारण, दूसरा है अप्रत्यक्ष कारण। तो अप्रत्यक्ष कारण में जैसे क्या बताया जा रहा है कि सड़कों पर गाड़ियों को पार्क कर देना, उसके अलावा जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको ठीक तरीके से नहीं करना। जैसे आप देखेंगे कि जो नालियां होती हैं, जो नाले होते हैं, पानी बहने के लिए जो बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, कई बार इतनी सारी प्लास्टिक रहती है कि वो जाम हो जाता है, पानी बह ही नहीं पाता है, जल निकास हो ही नहीं पाता है। तो ये सारी समस्या निकल करके आती है। एटीट्यूड ऑफ पीपल, यानी लोगों के व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। लोगों को क्या लगता है कि चाहे जल निकास की व्यवस्था होगी, चाहे बाढ़ से बचाने की व्यवस्था होगी, सारी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की, हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हमें बस खाना है, पीना है, मौज करना है, हमें फेंक देना है। ऐसा नहीं है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जैसे आप पॉलिथीन लेकर के आते हैं तो उसको नाली में मत फेंकिए ना, आपके पास जो डस्टबिन है उसमें फेंकिए। उसके बाद क्या आता है, कचरा लेने वाला आता ही है, हर जगह आता है, तो आप उसको उसमें फेंक दीजिए, वो ले जाकर के कहीं निपटान करेगा। इस तरीके से आपकी नाली जाम नहीं होगी, पानी बहता रहेगा, तो आपके यहाँ पे बाढ़ आने वाली समस्या कम हो जाएंगी। उसके अलावा क्या करते हैं, तो सड़कों पे लगातार गाड़ियां पार्क कर देते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी कि 2-2 3-3 किलोमीटर तक गाड़ी ही पार्क है। कभी अगर एक्सीडेंट हो जाए या कभी आग लग जाए तो वहाँ पे निकलने की व्यवस्था नहीं होती। कई बार तो ऐसी समस्या निकल करके आती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष कारण के बारे में। अप्रत्यक्ष कारण में को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, तो उसमें प्राकृतिक कारण है, दूसरा क्या है, तो उसमें मानव निर्मित कारण है। अब प्राकृतिक कारण के बारे में क्या बात की जा रही है, तो इसमें बात की जा रही है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। हालांकि एक तरीके से देखेंगे तो ये भी मानव निर्मित कारण है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन बहुत अधिक हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसी से जलवायु परिवर्तन होता है। और कार्बन उत्सर्जन करने वाला प्राणी कौन है, वो हम ही लोग हैं। क्योंकि प्रकृति तो अपना जितना उत्सर्जन करती है उतना फिर से अवशोषित भी कर लेती है। इस तरीके से प्रकृति जितना उत्पादित करती है उतना अवशोषित भी कर लेती है, यानी उसका बैलेंस बराबर रहता है। लेकिन जब मानव उसमें हस्तक्षेप करता है, मानव इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है कि प्रकृति उसको सही करने की क्षमता खो चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इससे क्या होता है, तो जो मौसम है उसमें बदलाव आता है। जहाँ पे सूखा पड़ रहा था वहाँ पे अत्यधिक बारिश हो रही है, जहाँ पे बारिश हो रही थी वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। ये सारी समस्या निकल करके आती है। इससे क्या होता है, तो अत्यधिक वर्षा होती है। जब अत्यधिक वर्षा हो गया और जहाँ सूखा पड़ रहा था, आप सोचिए यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, यहाँ पे जल निकास की व्यवस्था है नहीं, मौसम बदला, यहाँ पे अत्यधिक बारिश होगी, तो क्या होगा, बाढ़ तो आएगी ही आएगी। ये सारी समस्या निकल करके आ रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं शहरी बाढ़ क्या है। तो शहरी बाढ़ एक निर्मित वातावरण में भूमि या संपत्ति का जल प्लावन है, विशेष रूप से अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे शहरों में, जो जल निकासी प्रणालियों की क्षमता पर भारी वर्षा के कारण होती है। यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घनी आबादी है, ये मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, घर भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, स्कूल भी होगा। तो यहाँ पे जल का भर जाना, इसी को शहरी बाढ़ कहा जाता है। यानी अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में, अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में, जिसको हम शहरी क्षेत्र की कैटेगरी में रखते हैं, वहां पे जल का भर जाना, उसी को कहा जाता है शहरी बाढ़। यहाँ पे बात की जा रही है शहरी बाढ़ के कारण क्या क्या है। तो इसमें पहला है प्राकृतिक कारण। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है अधिक वर्षा। आईएमडी के अनुसार, आईएमडी का पूरा नाम क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मौसम विभाग है, यही बताता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। इसके अनुसार मानसून लगातार और अप्रत्याशित हो गया है, यानी अब जो मानसून की प्रवृत्ति है उसके बारे में जानकारी लगाना और कठिन हो गया। मानसून कैसा रहेगा, कब कितनी वर्षा होगी, कहाँ पे होगी, क्या होगा, ये सारी चीजें बताना बहुत कठिन होता जा रहा है। ये अप्रत्याशित होता जा रहा है। ये कौन बता रहा है, आईएमडी बता रहा है। अगला पार्ट है तूफान की लहरें। तटीय शहरी क्षेत्रों के लिए आप देखेंगे, जैसे जो तटीय क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे क्षेत्रों के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2020 में चक्रवात अम्फान ने क्या किया था, तो कोलकाता की सड़कों पर पानी भर दिया। पूर्वी भारत में तूफान ने 98 लोगों की जान ले ली और $13.8 बिलियन 2020 यूएसडी का नुकसान हुआ। भूजल स्तर की बात की जा रही है। चेन्नई में बारिश के बाद शहर भर में फिर से भरा हुआ भूजल स्तर बेसमेंट वाली कई इमारतों के लिए एक चुनौती बन जाता है। यानी ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बेसमेंट में भी बनाया जाता है, कुछ जगह पार्किंग के लिए बनाया जाता है, कुछ जगह ऐसे रहता है कि ऑफिस भी बेसमेंट में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी भर जाता है। जैसे एक मूवी है साउथ इंडिया की, शायद अगर मुझे याद है तो VIP 2 है शायद, उसमें धनुष और काजोल रहते हैं। उसमें ये चीज दिखाई है कि बाढ़ आती है और नीचे पूरी बिल्डिंग भर जाती है।
पे बात करते हैं मानव जनित कारण के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है अतिक्रमण। आप देखेंगे 1960 के दशक में बेंगलोर में 262 झीलें थी, अब उनमें से केवल 10 में ही पानी बचा हुआ है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्द्रभूमि हो गई, झील हो गई, जलाशय हो गए, तालाब हो गए, इनके अंतर्गत क्या होता है, तो अब इनका अतिक्रमण किया जा रहा है, इनको पाटा जा रहा है। किसकी वजह से? तो आर्थिक विकास की वजह से। यहाँ पे होटल बनाया जा रहा है, स्कूल बनाया जा रहा है, कॉलेज बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें करने के लिए जो प्राकृतिक जल प्रवाह का क्षेत्र है उसको कम किया जा रहा है। तो इस वजह से ये दिक्कत निकल करके आ रही है। तीव्र और अनियोजित शहरीकरण। बेंगलुरु में तूफानी जल नालियां सीधे इसके जल निकायों से जुड़ी नहीं थी। कुछ स्थानों पर क्या हुआ, तो अपवाह जल निर्मित विचलन नहरों में बह रहा था। सीएजी ने पाया कि इससे अचानक बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। यानी आप देखेंगे तो बेंगलुरु की जो नालियां हैं वो सीधे किसी बड़े जल निकासी से नहीं जुड़ी थी कि इनका पानी बह करके वहां पे चला जाए और यहाँ से पानी निकल जाए। ये क्या था, नालियां बना दी गई हैं, अब इसका अंत कहाँ पे होगा ये फिक्स ही नहीं। जब अंत ही नहीं हो रहा तो इसी नाली में पानी भरा रहेगा, और जब नाली में पानी रहेगा तो एक बार जब नाली भर जाएगी फिर क्या होगा, पानी सब रोड पे आएगा, बाहर आएगा। इसी वजह से बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है मैंग्रोव का विनाश। 1995 और 2005 के बीच मुंबई ने अपने लगभग 40% मैंग्रोव खो दिए। देखिए मैंग्रोव क्या होता है ना, तो ये दलदली क्षेत्र में उगने वाला पौधा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये तटीय क्षेत्र में बाढ़ को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, उसके अलावा तूफान जो आता है उसको रोकता है। तो ये बहुत सारी समस्याओं का हल है मैंग्रोव। अब इसको क्या कहते हैं, तो काटते जा रहे हैं इसको भी खत्म करते जा रहे हैं। तो इस वजह से और समस्या निकल करके आ रही है। अगला पॉइंट है तूफानी जल निकासी का खराब नागरिक प्रबंधन। सीएजी कैग। कैग तो जानते हैं ना आप सब। कैग रिपोर्ट पिछले साल की बात है। इसमें इसने क्या किया था, तो खराब प्रबंधन के लिए बेंगलुरु नगर पालिका को चेतावनी दी थी, उसकी खिंचाई की थी। अगला पॉइंट है डेटा की कमी। कैग ने यह भी पाया कि बेंगलुरु नगर पालिका ने JNNURM के तहत उसे आवंटित तूफान जल प्रबंधन निधि का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है। यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है, JNNURM का इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अगला बिंदु समन्वय की कमी। जो पिछले साल कैग की रिपोर्ट आई थी ना, उसी में ये बात बताई गई थी कि जो बेंगलुरु की नगर पालिका है और जो बेंगलुरु विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के बीच समन्वय की कमी है। यानी यहाँ पे नगर पालिका कुछ और कह रहा है, विकास प्राधिकरण कुछ और कह रहा है, नगर पालिका कुछ और कर रहा है, विकास प्राधिकरण कुछ और कर रहा है। अब हम देखते हैं शहरी बाढ़ के निहितार्थ, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो इसमें पहले जान माल की हानि, उसके अलावा पारिस्थितिक और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, उसके अलावा पशु एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, उसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे समझिए, जब भी बाढ़ आती है तो क्या होता है, घर तो डूबता ही है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामान रहते हैं, जैसे किसी की गाड़ी बहकर कहीं और चली गई, किसी का और सामान कहीं बहकर चला गया, उसके अलावा कुछ लोग की मौत होती है। आप देखते होंगे कि बाढ़ आने की वजह से इतने लोग की मौत हुई। उसके अलावा क्या होता है कि जो पर्यावरण है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? जब जल भरता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता की हानि होती है, बहुत सारे पशु मारे जाते हैं, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी मृत्यु होती है। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल करके आते हैं। उसके अलावा क्या होता है, तो जो मानव स्वास्थ्य या पशु स्वास्थ्य है इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? जब जल भर जाएगा इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे मान लीजिए जल भर गया, अब क्या होगा, यहाँ पे हैजा, डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां फैलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। उसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, जो मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है उसकी बात अलग ही है। क्योंकि आपको अपना घर छोड़ करके शेल्टर होम में रहना पड़ रहा है, वहाँ पे भी आपको ये नहीं पता कि आज शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भेजेगी तो मिलेगा, नहीं भेजेगी तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं आप उनका सोच के देखिए, किसी की गोद में अगर 4 महीने का बच्चा है, किसी की गोद में 6 महीने का बच्चा है, एक माँ है उसको दूध भी पिलाना है और उसको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ इतनी सारी गंदगी, जहाँ इतने सारे लोग हैं। अब उस सबके सामने वो कैसे दूध पिलाएगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं निकल करके आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार हो गया, उसने क्या किया, 20 सालों में उसने अपना घर बनवाया है, अब वहाँ पे क्या हुआ, बाढ़ आई अचानक से और ये सारा घर डूब गया, सारा घर टूट गया। अब वो आदमी रोज कमाने खाने वाला है, फिर से घर बनवाने की हिम्मत कैसे करेगा वो। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, सुसाइड करने तक की सोचने लगता है। क्योंकि एक झटके में वही होता है ना कि राजा से रंक बन गए, एक झटके में सारी चीजें हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं शहरी बाढ़ को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो इसमें पहला है स्पंज सिटी मिशन। इसके तहत क्या किया गया है, तो इसके तहत किया गया है स्पंज सिटी का विचार, शहरों को अधिक पारगम्य बनाना है, ताकि क्या होगा उससे, तो उन पर पड़ने वाले पानी को रोका जा सके और उसका उपयोग किया जा सके। अगला पॉइंट है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, इसको अमृत मिशन भी कहा जाता है, ये है अमृत। अगला पॉइंट है तूफान जल निपटान प्रणाली, ये कहाँ की, तो ये बिरहन मुंबई का है। ये क्या करता है, तूफान जल निपटान प्रणाली या ब्रिम्स्टोवार्ड मुंबई शहर की पुरानी तूफानी जल निकासी प्रणाली है। इसको कब शुरू किया गया था, तो 2005 की जो बाढ़ आई थी उसके बाद से शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है जल संवेदनशील शहरी डिजाइन, ये कहाँ का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसके तहत जो शहरी तूफान आते हैं उसको जल अपवाह जो होता है उससे और अपशिष्ट जल जो होता है उसको यहाँ पे ये बेकार नहीं मानते, उसका क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसका संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है बायोस वेल्स या रेन गार्डन, ये कहाँ का, तो ये न्यूयॉर्क का है। ये भूदृश्य विशेषताएं ये क्या करती हैं, जो प्रदूषित तूफानी जल प्रवाह को एकत्रित करती हैं, इसे जमीन में सोखती हैं और प्रदूषण को फिल्टर करती हैं। उसके बाद क्या होता है, तो पानी फिर से साफ हो जाता है। जब प्रदूषण उसमें से निकल जाएगा तो पानी साफ हो जाएगा, उसको फिर से यूज किया जा सकता है।
तब हम यहाँ पे देखते हैं शहरी बाढ़ को कम करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन कौन सी पहले की गई हैं। तो इसमें पहला जल शक्ति अभियान, अगला है अमृत सरोवर मिशन, अगला है अटल भूजल योजना, उसके अलावा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0, अगला है मॉडल बिल्डिंग उपनिगम 2016 का, अगला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रियाएं। ये आर्टिकल हम सबके इंटरेस्ट का है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात करेगा सिनेमा के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप देखेंगे ना कि जो कोई भी नई मूवी आती है, जैसे आप मान लीजिए ड्रीम गर्ल 2 आने वाली है। अब क्या होता है, जैसे ये मूवी थिएटर में रिलीज होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थिएटर से ही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे लोग वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और वो मूवी देख लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया था, उसी को पारित कर दिया गया, उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया संसद के द्वारा, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं। अब इसको जो है पायरेसी के तहत दंडनीय अपराध माना गया, जो ये चीज करेंगे, अगर ऐसा करता हो कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें 40 वर्षों के बाद संशोधन किया गया है। इसमें अंतिम बार महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था, तो 1984 में किया गया था। ये अधिनियम कब का था, तो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में पास किया गया था, 1952 का था ये अधिनियम। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो पायरेसी की समस्या पर व्यापक रूप से अंकुश लगाना ही इसका उद्देश्य है, जिससे कुछ अनुमानित के अनुसार फिल्म उद्योग को कितना, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगला बिंदु है, इस विधेयक के प्रावधानों में न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपए के जुर्माने की सख्त सजा शामिल है। यहाँ पे 3 महीने या 3 लाख रुपए का जुर्माना, ये न्यूनतम की बात की जा रही है। इसको बढ़ा करके कितना किया जा सकता है, 3 साल की कैद की जा सकती है इसको बढ़ा करके। उसके अलावा ऑडिट की गई कुल लागत, यानी जितना उसका खर्चा होता है, सारा पैसा यहाँ पे आपसे वसूला जा सकता है अगर आप पायरेसी में पाए जाते हैं तो। देखते हैं सिनेमेटोग्राफ, इसी को चलचित्र कहा जाता है हिंदी में, संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। इसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो सर्वप्रथम इस विधेयक के द्वारा फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन की समस्या का समाधान प्रदान करने तथा इंटरनेट पर चोरी करके फिल्म की अनाधिकृत प्रतियों के प्रसारण से होने वाली पायरेसी के खतरों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि जैसे थिएटर से कुछ लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, वहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं और थिएटर नहीं जाते। तो इस वजह से ये जो चीज़ की जाती है, वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, उसी को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। अगला बिंदु, इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में बदलाव करने के साथ साथ फिल्मों के प्रमाणन के वर्गीकरण में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो यहाँ पे कैटेगरी बांटी जाती है कि आप देखेंगे 16+ रहता है, 18+ रहता है, तो उसमें भी सुधार करने की बात की जा रही है। तीसरा, विधेयक प्रचलित शासकीय आदेशों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और अन्य प्रासंगिक कानून के साथ वर्तमान कानून को सुसंगत बनाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। तो इसमें पहला क्या है, पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए प्रावधान। वही चीज कि अगर सिनेमा घर में कैम रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको सजा दी जा सकती है, सजा का प्रावधान किया गया इसमें। अगला है आयु आधारित प्रमाणीकरण, यानी एज के बेस पर इसमें 3 कैटेगरी कर दी गई है। कौन कौन सी, तो 12 वर्ष के बजाय 7 वर्ष, यानी पहले 12 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई, तो 7+ कर दी गई है। दूसरा क्या किया गया, तो 13 वर्ष यूए 13+। उसके अलावा क्या किया गया, तो 16 वर्ष यूए 16+। और ये किस लिए किया गया, तो माता पिता और अभिभावक के जो होते हैं वो ये डिसाइड कर सके कि उनके बच्चे ऐसे फिल्म देखने के लिए सुटेबल है कि नहीं, ऐसा इसलिए किया गया है। अगला, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप हो। के एम शंकरप्पा बनाम भारत सरकार 2000 के मामले में ये चीज बताई गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति है, उसके तहत इसको देखा जा सकता है कि ये फिल्म सार्वजनिक करने लायक है कि नहीं करने लायक है, इस पर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। ये चीजें बताई जा रही है इसमें। अगला बिंदु है प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता। पहले क्या था, तो पहले 10 वर्ष के लिए प्रमाण पत्र दिए जाते थे, लेकिन अब लाइफ टाइम के लिए वैध कर दिया जाएगा। अब लाइफ टाइम के लिए एक बार आपने सर्टिफिकेट ले लिया, अब वो लाइफ टाइम मान्य रहेगा, ये बताया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है, तो टेलीविजन के लिए फिल्मों की श्रेणी में परिवर्तन। टेलीविजन पर प्रसारण के लिए संपादित की गई फिल्मों का पुनः प्रमाणीकरण, क्योंकि केवल अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन वाली श्रेणी की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं। यानी जो होगा टेलीविजन पर आपको दिखाना, उसको 2 बार वेरीफाई कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या पता आपने जब वेरीफाई करा था तब कुछ और था, और जब आप दिखाने जा रहे तब कुछ और है। और जो टेलीविजन है, इस पे सिर्फ ऐसी फिल्में ही, ऐसी चीजें ही दिखाई जा सकती हैं जो सार्वजनिक रूप से दिखाई जा सके। यानी आप इस पे कोई अनर्गल चीजें नहीं दिखा सकते, कोई एडल्ट प्लस वाली चीजें आप नहीं दिखा सकते, इस बताई जा रही है यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या है, तो जम्मू और कश्मीर का संदर्भ। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुरूप पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ को हटा दिया गया। यानी पहले क्या था, वहाँ पे राज्य था और उसको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया इस एक्ट में। अब यहाँ पे बात की जा रही है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या आगे की राह के बारे में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भारतीय फिल्म उद्योग है, विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है। ये क्या करता है, तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 40 से अधिक भाषाओं में लगभग 3000 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। बीते कुछ वर्षों में सिनेमा के माध्यम में और उससे जुड़े उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके हैं, सबको पता है।
अगला पॉइंट है इंटरनेट और सोशल मीडिया की सुलभता के साथ ही पायरेसी का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 आज संसद द्वारा पारित कर दिया गया, जो पायरेसी के खतरे को रोकने और व्यापार करने में सुगमता लाने के साथ ही भारतीय फिल्म उद्योग को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये आर्टिकल बात कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में किसके बारे में बात की गई है, तो स्मोकिंग और तंबाकू के बारे में बात की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से कोई भी तंबाकू या स्मोकिंग करता है तो उसको प्लीज छोड़ दीजिए यार, प्लीज छोड़ दीजिए। ये चीज ठीक नहीं है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी अगर ये चीज करता है तो वो ठीक नहीं है। तंबाकू या स्मोकिंग बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त करता है तो आप उसको भी मोटिवेट करिए कि वो छोड़ दे। ये चीजें बहुत खतरनाक है यार। अंततः ये हमारे शरीर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, फिर हमारे परिवार के ऊपर भी हमें बोझ बना देती हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं। जैसे कैंसर आप देखेंगे ना, जिनको हो जाता है फिर वो क्या होता है, अपने परिवार के ऊपर बोझ ही होते हैं। पैसा तो अलग खर्च होता है, पैसा तो खर्च होता है, आदमी कर ही लेगा, लेकिन जो आप मेंटली डिस्टर्ब होता है ना बंदा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। घर वाले कितना डिस्टर्ब होते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ आप कभी नहीं सोच सकते। घर वाले कैसे कैसे पैसे का मैनेज करते हैं वो कभी हमें पता नहीं चलने देते। लेकिन क्या होता है कि हमें इस चीज़ का एहसास होता है नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पढ़ने भेजा गया बाहर, हम क्या करते हैं, चार लोग को देखते हैं कि यार वो सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक भाव है, ये ट्रेंड बन गया। जैसे वो है ना रॉकी भाई, उन्होंने स्मोक क्या कर लिया, तो कई सारे लोग ऐसे हो गए कि अब स्मोकिंग को अपना शौक मानते हैं, पैशन मानते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, इसको छोड़ दो, ये गलत है। अगर आप में से कोई भी करता है तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यूएचओ द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें क्या क्या बताया गया है, और इस तंबाकू से निपटने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीजें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चर्चा में क्यों है, तो सोमवार को जारी तंबाकू नियंत्रण उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बेंगलुरु का विशेष उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सैकड़ों परिवर्तन अभियानों, धूम्रपान निषेध के संकेत लगाने और धूम्रपान के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के परिणाम स्वरूप शहर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में 27% की कमी आई। यानी जो पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान होता था उसमें 27% की कमी आ गई। ये ऐसा क्यों हुआ है, तो कई सारे अभियान चलाए गए, कई सारे नोटिस बोर्ड लगाए गए, इस वजह से सारी चीजें निकल करके आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 करोड़ पौधों को काटा जाता है सिर्फ सिगरेट बनाने के लिए। उसके अलावा 8 करोड़ 40 लाख टन CO2 उत्सर्जित होता है जब हम सिगरेट बनाते हैं। उसके अलावा 22 अरब टन वाटर का यूज करते हैं हम, 22 अरब टन पानी का यूज करते हैं जब हम सिगरेट बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, कितना दुष्प्रयोग किया जा रहा है, कितना संसाधन व्यर्थ हो रहा है इस चीज की वजह से। वो भी ऐसा नहीं कि किसी अच्छी चीज में हम प्रयोग कर रहे हैं, नुकसानदायक चीज में ही प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो हम इस तरीके से पेड़ काट रहे हैं, उसके अलावा CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर यानी कि जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं, इतनी गंदी चीज जो अंततः मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इतनी गंदी चीज बनाने के लिए इतनी सारी चीजों की कुर्बानियां दी जा रही हैं। ये तंबाकू का यूज कम करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा एम्पावर करके एक उपाय लाया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा एम्पावर उपाय लाया गया, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि एम्पावर उपाय क्या है, ये कैसे रोकते हैं तंबाकू के उपयोग को। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक तंबाकू महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य लक्षणों का एक सेट पेश किया है, जिसे क्या कहा जाता है, तो एम्पावर उपाय के रूप में जाना जाता है इसको। ये उपाय साक्ष्य आधारित रणनीतियां, यानी ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके चले आए, यहाँ पे ये फैक्ट बेस है, जिनका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग और इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। प्रभावी तंबाकू नियंत्रण नीतियों और हस्तक्षेपों को लागू करने में देशों की सहायता के लिए एम्पावर उपाय विकसित किए गए थे। यानी ये एम्पावर उपाय किस लिए लाए गए, तो देशों की मदद की जाए ताकि वो तंबाकू से संबंधित रणनीतियां बना सके, उनके लिए आसान हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं एम्पावर जो शब्द है इसका पूरा नाम क्या है। तो एम से क्या होता है, तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना यानी कि मॉनिटरिंग। उसके अलावा पी से क्या होता है, तो लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाएं। ओ का क्या मतलब है यहाँ पे, तो तंबाकू का सेवन छोड़ने के लिए सहायता प्रदान करें, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है ऑफर हेल्प। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है पी में, तो पी का मतलब है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक। डब्ल्यू का मतलब है वार्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ टोबैको, यानी हिंदी में इसको कहेंगे तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना। ए का क्या मतलब है, तो ए का मतलब है इन्फोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन पर प्रतिबंध लगाना। आर का क्या मतलब है, तो आर का मतलब है रेस टैक्सेस ऑन टोबैको, यानी तंबाकू संबंधित जो उत्पाद है उस पर क्या किया जाए, तो कर को बढ़ाया जाए। ये इसका संक्षिप्त नाम का पूरा विश्लेषण यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है इसके निष्कर्ष क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इसमें पहला ये बताया जा रहा है कि धूम्रपान में कमी हुई, कितना, तो विश्व स्तर पर 300 मिलियन लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया है। धूम्रपान का प्रचलन 2007 में कितना था, 22.8% था, और अब आप वहीं पे देखेंगे 2021 में कितना हो गया, तो 17% हो गए, यानी इसमें कमी आ रही है। अगला पॉइंट है शहर विशिष्ट उदाहरण में सैकड़ों परिवर्तन अभियानों और जागरूकता अभियानों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में 27% की कमी आई है। अगला बिंदु है एम्पावर उपायों का प्रभाव। इसमें पहला बिंदु क्या है,
तो एम्पावर उपायों ने दुनिया भर में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। वैश्विक आबादी का 71% या 5.6 अरब लोग कम से कम एक एम्पावर उपाय द्वारा संरक्षित हैं, जो 2008 में 5% से अधिक है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वैश्विक आबादी है, विश्व के लगभग 5.6 अरब लोग या 71% लोग ऐसे हैं जो एम्पावर के 6 उपायों में से किसी न किसी एक उपाय को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगला बिंदु है कम से कम एक उपाय लागू करने वाले देशों की संख्या कितना, तो 44 से बढ़कर 151 हो गई। ये बहुत बड़ी जीत है, धीरे धीरे लागू किया जाएगा। जैसे 6 उपाय हैं एम्पावर, उसमें से एक लागू कर देगा तो धीरे धीरे फिर 2 को होगा, फिर 3 होगा। इस तरीके से बात की जा रही है कि 44 से बढ़कर अब कितने देश हो गए कम से कम एक उपाय को लागू करने वाले, तो 151 हो गए। वैश्विक चुनौतियां क्या है इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रगति के बावजूद 44 देश अभी भी कोई एम्पावर उपाय लागू नहीं करते हैं। यानी अभी भी 44 देश ऐसे हैं जो एम्पावर उपायों में से एक भी लागू करने में असक्षम है, एक भी अभी तक लागू नहीं करे हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं और रेस्तरां में धूम्रपान मुक्त नीतियों को लागू करने में कमियां हैं। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हेल्थ सेक्टर है, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट होता है, होटल होते हैं, वहां पे भी धूम्रपान नीतियों को नहीं लागू किया जा रहा है। आप देखें कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे होटल ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग बैठ के शराब पी रहे होते हैं, वहां पे स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग करने को तो लोग अपना फैशन मानते हैं और उसको लगता है कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत अमीर घर से हूँ, मतलब एक अलग ही टेरर फील करते हैं। हालांकि बहुत गलत चीज है। प्रवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी ना, सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक ये चीज कम नहीं होगी। क्योंकि आपकी सोच ये कहती है कि यार सिगरेट पीना या स्मोक करना, ये इस तरीके का दिखावा करना, वो हमारे लिए अमीरी का शौक होता है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से निकालिए, ये सारी चीजें बहुत गलत है। अब यहाँ पे बात की जा रही है सेकंड हैंड स्मोक के बारे में। तो सेकंड हैंड स्मोक का क्या मतलब होता है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। अब यहाँ पे बी स्मोक नहीं कर रहा है जबकि ए स्मोक कर रहा है, ठीक है। अभी आसपास खड़े हैं, रूममेट हैं, कुछ भी किसी तरीके से संपर्क में, आप ये समझिए कि आसपास खड़े हैं। तो होता क्या है, जो ए स्मोक कर रहा है ना, अब इसने तो स्मोक कर लिया, उसके बाद जो धुआं जा रहा है बी के शरीर में, इसी को सेकंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। यानी स्मोक कोई और कर रहा है लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, किसी और को हो रहा है। आपने जो पिया वो तो तब भी शुद्ध पिया था ना, अब जो निकलता है वो तो अपशिष्ट होता है। तो जो अपशिष्ट है वो किसके शरीर में जा रहा है, वो तो दूसरे वाले के शरीर में जा रहा है, बी के शरीर में जा रहा है। तो इसी को सेकंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है कि आप पी नहीं रहे हैं लेकिन आपके अंदर तंबाकू के, सिगरेट के, स्मोकिंग के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं। किसकी वजह से, कि कोई और पी रहा था, आप पास में खड़े थे, या आपका रूममेट पी रहा है तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से इसी को सेकंड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है। रिपोर्ट में सेकंड हैंड धूम्रपान पर अंकुश लगाने के महत्व पर जोर दिया गया है, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बनता है, जिसमें गैर धूम्रपान करने वालों के बीच सालाना 1.3 मिलियन तंबाकू से संबंधित मौतें शामिल हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच के देखिए कि 1.3 मिलियन लोग जो ऐसे हैं कि ये धूम्रपान नहीं करते, उसके बाद भी इनकी मौत धूम्रपान की वजह से हो रही है। कैसे, तो सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। तो इस वजह से अगर कोई पीता है तो उसको मना करिए। अगर आप मना करने की हालत में तो आप खुद वहां से हट जाइए। अगर आपका दोस्त है तो आप उसको समझाइए, आपके घर का कोई है तो आप उसको समझाइए। लेकिन अगर आप देखते हैं कोई अनजान आदमी, तीसरा व्यक्ति, आप यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ खड़ा, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हट जाइए। आप उसके पास बिल्कुल तुरंत हट जाइए बिना सोचे। आप उसको ये मत बोले कि भैया आप उधर जाके सिगरेट पी लो, अंकल आप उधर जाके सिगरेट पी लो। आप उसको क्यों बोलेंगे, उसका जहां मन वहां पिए। आप खुद हटिए वहां से, जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि दिक्कत आपको हो रही है, तो आप वहां से खुद हट जाइए। नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि आपको सेकंड हैंड स्मोकिंग के थ्रू आपके अंदर भी इसके ट्रेसेस पाए जाएंगे, और बाद में अगर चेकअप होगा तो ये होगा कि आप स्मोक करते हैं जबकि आपने कभी छुआ तक नहीं है। भारत इस पहलू पर नियंत्रण के प्रयास करने वाले देशों में से एक है। यानी भारत ऐसा है जो सेकंड हैंड स्मोकिंग पर ध्यान दे रहा है, इसको निपटने के लिए काम कर रहा है। हम देखते हैं भारत में क्या स्थिति है तंबाकू की और धूम्रपान की। तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016-17 के अनुसार भारत में लगभग 267 मिलियन वयस्क, सभी वयस्कों में कितना, तो 29% तंबाकू का उपयोग करता है। और वयस्क के अंतर्गत इसमें किसको रखा गया, तो जिनकी आयु 15 वर्ष या इससे अधिक है, इनको गिना गया इसमें। अगला पॉइंट है, हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतें होती हैं, किसकी वजह से, तो धूम्रपान या तंबाकू की वजह से। अगला बिंदु है, भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। अगला बिंदु, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के लिए, इसके अनुसार क्या किया गया है, तो 15 वर्ष से अधिक उम्र में 38% पुरुष और 9% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का उपयोग करती हैं। यानी महिलाएं भी हैं जो तंबाकू का उपयोग करते हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं है। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएं 19% और पुरुष 51% किसी भी अन्य जाति या जनजाति समूह की तुलना में तंबाकू का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं। यानी जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय है हमारा, वो अधिक ऐसी संभावना उनके साथ कि क्या करते हो कि तंबाकू का सेवन करते हो, क्योंकि उनका जीवन भी ऐसे, उनके जीवन की स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पे तंबाकू सेवन की कोई बहुत वो नहीं रहता है, इनको गलत नजरिए से नहीं देखा जाता है। अगला बिंदु कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी जो तंबाकू का उपयोग है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। यानी शहरों में कम तंबाकू का उपयोग होता है, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो चाहे पुरुषों के बारे में, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अधिक होता है। यहाँ पे पुरुषों के लिए कितना, तो 43% है, और महिलाओं के लिए कितना, तो 11% है।
अगला पॉइंट है बिना स्कूली शिक्षा वाले या 5 साल से कम स्कूली शिक्षा वाले लगभग 5 में से 3 पुरुष और 15% महिलाएं तंबाकू का उपयोग करती हैं। यानी यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा का भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं उच्च तंबाकू सेवन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं और भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। तो वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। भारत ने WHO FCTC यानी तंबाकू नियंत्रण पर WHO का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था? तो 31 मई को मनाया जाता है। भारत की पहल क्या क्या है? तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निर्बंध अध्यादेश 2019 का है। उसके अलावा राष्ट्रीय तंबाकू क्विट लाइन सेवाएं, उसके अलावा समाप्ति कार्यक्रम। ये सारी कौन सी पहल है? तो ये सारी भारत सरकार की पहल है। अब हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे कि भारत द्वारा तंबाकू को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है सरकारें क्या करती है? तो WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल WHO FCTC के तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाती हैं और इसको लागू करती हैं। इसे 21 मई 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया था और 27 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का। इसमें क्या कहा गया है? तो काफी हद तक वैधानिक चेतावनियों तक सीमित सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी जो आप देखते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी कहाँ से आई है? तो ये चेतावनी इस अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दी गई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP 2008 का। इसमें क्या बताया गया? तो इसका उद्देश्य ये है कि तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू की खपत से संबंधित मौतों को कम करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग संशोधन नियम 2020। इसके तहत क्या किया गया है? तो जो आपका मुख्य पृष्ठ होता है उस पर क्या करना है? तो उसके 85% क्षेत्र पर जो चेतावनी है उसको पब्लिश करना है। अन्य जो 15% क्षेत्र बचेगा उस पर आप चाहे जो पब्लिश करें। जैसे आप देखेंगे ना कि तंबाकू का एक भाग जो होता है उस पर बहुत बड़ा सा ऐसे पोस्टर बना रहता है कुछ, और उस पर कैंसर का पोस्टर दिखाया जाता है, उस पर लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वही चीज यहाँ पे बात की जा रही है। अगला बिंदु समाप्ति कार्यक्रम। इसके तहत क्या किया जाता है? तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके तंबाकू को रोकने की बात की गई है। अगला पॉइंट है 1981 के प्रदूषण अधिनियम की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत क्या किया गया? तो इसको धूम्रपान को वायु प्रदूषक के रूप में मान्यता दी गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 2000 का केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया? तो भारत में तंबाकू और शराब पर विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियम जारी किए जो निर्धारित करते हैं कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों में सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने भारतीय ऐसे हैं जो तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है भारत में 15 से 24 वर्ष के बच्चों के बीच तंबाकू का उपयोग कम हो रहा है। ये किस बेस पे कहा जा रहा है? तो GAT ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, इसके बेस पे कहा जा रहा है। ये पहली बार जब 2009-10 में कंडक्ट कराया गया था तब क्या कहा गया था इसमें कि 18.4% लोग ऐसे हैं जो तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। और इसको जब दूसरी बार 2016-17 में कंडक्ट कराया गया तो उसमें 12.4% लोग नजर आए। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 33% की सापेक्ष कमी हुई इसमें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि दूसरी ओर अमेरिकी युवाओं में तंबाकू के उपयोग में वृद्धि हो रही है। यानी जो अमेरिका के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं? इसका तंबाकू का उपयोग अधिक कर रहे हैं, खास करके ई सिगरेट का अधिक उपयोग कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कनाडा के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि मेंथॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगने के बाद गैर मेंथॉल धूम्रपान करने वालों की तुलना में 8% अधिक मेंथॉल धूम्रपान करने वालों ने धूम्रपान छोड़ दिया। यानी जो मेंथॉल सिगरेट वहां पे चलता है, जब से वहां पे प्रतिबंध लगा तो क्या हुआ? वहां पे 8% ऐसे लोग थे जिन्होंने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया। यानी पियेंगे तो मेंथॉल, नहीं तो नहीं पियेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंगापुर जहां फ्लेवर्ड सिगरेट का उपयोग प्रमुख है, इसने क्या दिखा है कि 50 वर्षों में यदि फ्लेवर्ड सिगरेट पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा तो धूम्रपान का प्रचलन 12.7% से बढ़कर 15.2% हो जाएगा। यदि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो 10.6% की कमी आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्मोकिंग है उसके संभावित खतरे क्या क्या हैं। जैसे कैंसर हो गया, उसके अलावा स्ट्रोक हो गया, अंधापन हो गया, उसके अलावा फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया, उसके अलावा ल्यूकेमिया हो गया, यहाँ पे पेट का इन्फेक्शन हो गया, किडनी फेलियर हो गया। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या निकल करके आएगी अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट है उसके बाद भी स्मोकिंग करते हैं तो मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब भूल से भी ये नहीं करना चाहिए। बहुत ही बड़े लेवल की बेवकूफ़ी होती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो उसके बाद भी कोई यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है। इसकी बहुत सारी समस्याएं निकल करके आ सकते हैं। जैसे कुछ बताया जा रहा है इसमें क्या हो सकता है कि आपका बच्चा जो जन्मजात अपंग हो, उसका वजन जो है जन्मजात कम हो रही है, हमेशा वैसा ही रहे कि जिंदगी भर इसका वजन कम ही रहे, कुपोषण का शिकार ही रहे जिंदगी भर। उसके अलावा क्या होता है कि जो आप हैं और आपके बच्चे दोनों के लिए ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। यानी आपको दोनों को ही ऑक्सीजन कम मिलेगा। जब आपको कम मिलेगा तो बच्चे को भी कम मिलेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो आपके बच्चे का फेफड़ा है वो भी ठीक तरीके से डेवलप ना हो पाए, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं कि अगर कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करता है। ये मतलब भूल से भी नहीं करना चाहिए।
नॉट एट ऑल, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 10 बजे तक हमेशा अपलोड हो जाए, कभी लेट ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जो अपने हाथ में नहीं होती है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए।